नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा सिद्धम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम राठौड़ वंश की बात कर रहे थे और राठौड़ वंश में राम मालदेव पर चर्चा चल रही थी। राम मालदेव 1532 से 1562 तक राम मालदेव का शासनकाल रहता है। मालदेव के पिता की बात करें तो मालदेव का जो पिता थे उन पिता का नाम था राव गांगा। ये मालदेव के पिता का नाम था। मालदेव को उपाधियां दे रखी है। इस मालदेव का राज तिलक जो हुआ था वो राज तिलक हुआ था 1532 ईस्वी में, और इसका जो राज तिलक हुआ वो हुआ था सोजत पाली में। राम मालदेव को राजगद्दी मिली, राज तिलक किया गया तो सोजत पाली में। इस राम मालदेव को कुछ उपाधियां दे रखी हैं। मालदेव मारवाड़ में राठौड़ वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। इस मालदेव को जो उपाधियां दे रखी हैं, नंबर 1, इसको बोलते हैं हिंदू बादशाह। हिंदू बादशाह की उपाधि दे रखी। इसको कहते हैं हशमत वाला शासक। हशमत वाला शासक इस राम मालदेव को ही कहते हैं। इस राम मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी, भारत का महान पुरुषार्थी की संज्ञा देते हैं इस राम मालदेव को। इस राम मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता क्या बोलते हैं? शासक। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक, मारवाड़ का पितृहंता शासक। मारवाड़ का पितृहंता शासक भी किसको बोलते हैं? मालदेव को। इस मालदेव को 52 युद्धों का विजेता, कुल टोटल 52 युद्ध जीते इस मालदेव ने, और ये 58 परगनों का शासक। 58 परगने इसने अपनी युद्ध नीतियों से जीत लिए थे, इसलिए 52 युद्धों का विजेता और 58 युद्धों का क्या कहलाता है? शासक। 58 परगनों का शासक, 52 युद्धों का विजेता, मारवाड़ का पितृहंता शासक, भारत का महान पुरुषार्थी, हशमत वाला शासक, हिंदू बादशाह, ये सारी उपाधियां किसको दे रखी है? मालदेव को। मालदेव का राज तिलक 1532 में सोजत पाली में हुआ था। पिता राव गंगा थे। राव गंगा की मृत्यु अपने आप हुई थी, स्वतः ही मरा था, परंतु कलंक इस मालदेव के माथे लगा, इसलिए इसको मारवाड़ का पितृहंता क्या बोलते हैं? शासक। ये जो मालदेव था 1532 से इसका एक झगड़ा चला आ रहा था। 1531-32 में सर्वप्रथम मालदेव ने भद्राजून, और भद्राजून आज वर्तमान में पड़ता कहाँ है? जालोर। भद्राजून जालोर में, और भद्राजून जालोर के शासक यहां का राजा था जिसका नाम था बीरा। इस बीरा को पराजित किया। मतलब सबसे पहले अभियान जो किया था इस मालदेव ने, तो पहला अभियान इसका जो हुआ वो पहला अभियान, बीरा एक राजा था, कहाँ का था? भद्राजून। और भद्राजून कहाँ पड़ता है वर्तमान में? जालोर। जालोर के राजा, इस भद्राजून के राजा बीरा को सबसे पहला अभियान इसने भद्राजून के राजा बीरा के विरुद्ध किया था, और बीरा से भद्राजून जीत लिया इसने। जब बीरा से भद्राजून जीत लिया तो इस राम मालदेव जो थे, ये राम मालदेव यहां मारवाड़ के राजा है। मारवाड़ के जो राजा थे राम मालदेव, यहां मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ता है जोधपुर में, जोधपुर का राजा बन गया मालदेव,
अब मालदेव जब जोधपुर का राजा था तो यहाँ जैसलमेर और यहाँ अमरकोट पड़ता है, अमरकोट पाकिस्तान में। इस जैसलमेर से अमरकोट तक यहाँ लूनकरण राजा थे, उस लूनकरण राजा का राज चलता था। ये लूनकर्ण जो राजा था, इसके एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था उमादे। पुत्री का नाम क्या था? उमादे, जिसको इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानते हैं। इस राजकुमारी उमादे का रिश्ता लूनकरण मारवाड़ के राजा मालदेव के लिए भेजते हैं। मालदेव ने इसका रिश्ता एक्सेप्ट किया और मालदेव शादी करने गया अमरकोट के क्षेत्र में। भव्य स्वागत के साथ इसका शादी समारोह संपन्न हुआ। मालदेव अपनी धर्म पत्नी उमादे को लेकर मारवाड़ आता है, मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग आता है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग में आया तो इसके यार दोस्त सब शादी करके आ गए। यहाँ इसके जीजा वीजा जो भी थे वो सब साथ थे। बढ़िया मेहरानगढ़ दुर्ग में शादी समारोह संपन्न करके जब अगले दिन घर आ गए थे मेहरानगढ़ दुर्ग, तो शाम को बड़ी महफिल लगी। महफिल इस हद तक लगी कि बढ़िया एंजॉय चल रहा था। उमादे रानी आ चुकी थी मारवाड़ के अंदर। ये मालदेव जो था, इस मालदेव ने क्या किया कि मालदेव मेहरानगढ़ दुर्ग में 2 रूम थे, एक 10x12, 10x12 के आसपास। इस उमादे के साथ एक उनादी आई थी, मतलब बारमली, इसका नाम भी बारमली था। ये एक दासी थी। क्या होता है कि नई नवेली अगर दुल्हन घर भेजी जाती है तो उसके साथ एक डावरी और भेज देते, एक लड़की और भेज देते थे साथ में। क्यों? क्योंकि दुल्हन नई नवेली दूसरे घर में जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ उसके माध्यम से मांग लेती है। उसको कहीं उनादी बोलते हैं बहुत सारी जगह, कहीं उसको डावरी बोलते हैं, डावरी। तो ऐसे एक और भेज देते थे, राजकुमारियों के साथ दासी भेज देते थे। तो दासी गई, कौन गई थी साथ में? बारमली। ये भाई साहब इतनी दारू पी पा के पार्टी में मदमस्त हो रहे थे, रात 10 बज गए। उमादे ने बारमली को भेजा कि महाराज को बुला के लाए। अब महाराज को सूचना पहुंचाई कि आपको रानी उमादे बुला रही है। ये भाई साहब दारू के नशे में इतने धुत थे कि महफिल छोड़ के कक्ष की तरफ चलते हैं। ये 2 कक्ष थे, एक तो था बारमली का और एक था उमादे का। एक कक्ष में तो बारमली थी और एक कक्ष में थी उमादे। इसको जाना तो उमादे के कक्ष में था, पर दारू के नशे में चला किसके कक्ष में गया? बारमली। अब इस बात पर ये रानी उमादे रूठ जाती है भाई, और इतिहास में इसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ये रूठ कर मेहरानगढ़ दुर्ग मारवाड़ से चली जाती है और ताजीवन कभी भी ये वापस नहीं आई, जब तक मालदेव की मृत्यु हुई 1562 ईस्वी में अकबर के साथ जैतारन के युद्ध में। उसकी मृत्यु के पश्चात ये रानी उमादे मारवाड़ आई थी, पर जीवित रहते कभी भी मालदेव के पास नहीं आई। जब मेहरानगढ़ दुर्ग आई तो उसकी चिता को अग्नि दे दी गई थी। इसकी पगड़ी मिली थी, उस पगड़ी को लेकर उसकी ही चिता में क्या हो गई? सती। ऐसी उमादे और मालदेव की एक प्रेम कहानी थी जो इसी किस्से के साथ जुड़ी हुई है। ये 52 युद्धों का विजेता कहलाता है। इस राम मालदेव जो था, इस राम मालदेव ने पहला अभियान भद्राजुन के विरुद्ध किया था, राजा वीरा के विरुद्ध। और राजा वीरा जो थे उससे इसने भद्राजुन जीत लिया। तो भद्राजुन जीतने के बाद में इसका जो अगला युद्ध होता है मालदेव का, वो मालदेव का अगला युद्ध हुआ था सुहेवा पाहेवा का
युद्ध। सोहेवा पाहेवा का जो युद्ध है वो डेट है सोहेवा पाहेवा, आज वर्तमान में कहाँ पड़ता है तो ये मैदान गंगानगर से लेकर और बीकानेर तक, गंगानगर से और बीकानेर, यहाँ गंगानगर यहाँ बीकानेर तक के क्षेत्र में ये सोहेवा पाहेवा का मैदान है। और अगर डेट की बात करें तो ये 1541-42 में ये युद्ध लड़ा था मालदेव ने। किस किस शासक के मध्य ये सोहेवा पाहेवा का युद्ध हुआ था तो इसमें जो शासक थे उन शासकों की अगर बात करें तो एक तरफ तो था मालदेव और दूसरी तरफ था राव जैतसिंह। बीकानेर के राजा हुए थे जैतसिंह। जैतसिंह और मालदेव के मध्य सोहेवा पाहेवा का क्या हुआ था युद्ध। 1541-42 में जब ये सोहेवा पाहेवा का युद्ध हुआ, इसका परिणाम ये निकल के आया कि इसमें मालदेव की क्या हो गई विजय। मालदेव ने कुल 52 युद्ध जीते, 52 युद्धों का विजेता कहता है। इसने सबसे पहला युद्ध जीता जो भद्राजून के राजा बीरा को हराया था। इसके अलावा इसके प्रमुख युद्धों में एक सोहेवा पाहेवा का युद्ध हुआ था, जो सोहेवा पाहेवा का मैदान आज गंगानगर से बीकानेर तक के क्षेत्र में इस मैदान की स्थिति आती है। और यहाँ इसने बीकानेर के राजा, इस बीकानेर रियासत में राजा हुए थे राव जैतसिंह को हरा दिया। इसके बाद इसका अगला जो युद्ध हुआ वो अगला युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। पहला इसने भद्राजून का, दूसरा इसने सोहेवा पाहेवा का युद्ध और तीसरा इसने गिरी सुमेल का युद्ध। अब गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था यह हुआ 1544 में। गिरी सुमेल के युद्ध में शासक कौन कौन थे तो देखो, शासकों में एक तरफ तो मालदेव था और दूसरी तरफ था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के साथ डायरेक्टली कोई दुश्मनी नहीं थी मालदेव की और ना कोई वजह थी। बेवजह शेरशाह सूरी ने इस मालदेव के मेहरानगढ़ दुर्ग के क्षेत्र में आक्रमण किया था। यह जा तो गुजरात के लिए रहा था। यहां दिल्ली में सूरवंश का राज आ जाता है दिल्ली में, और दिल्ली में सूरवंश का राजा आ गया शेरशाह सूरी। इस शेरशाह सूरी जो था इसने बेवजह अपनी सेना, ये मैदान था, मैदान में इसने गिरी नामक एक स्थान पड़ता है, शेरशाह सूरी अपनी सेना यहां ले आता है और मालदेव को जब पता लगता है तो मालदेव अपनी सेना सुमेल नामक स्थान पर ले आता है। गिरी और सुमेल दो स्थान है, दोनों स्थानों पर जब दोनों की सेना आ जाती है तो इसी मैदान के नाम पर इस युद्ध का नाम रखा गया था गिरी सुमेल का युद्ध। इसके साथ कोई ज्यादा सेना नहीं थी, शेरशाह सूरी के साथ लाखों की संख्या में सेना थी मालदेव के पास। पर मालदेव अचानक युद्ध हुआ था, अचानक इसने युद्ध के लिए जा तो गुजरात के अभियान के लिए रहा, पर इसने पूछा कि ये दुर्ग कौन सा है तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बताया, यहाँ का राजा कौन है मालदेव। तो क्यों ना साम्राज्य विस्तार के चक्कर में इसने मालदेव की मेहरानगढ़ सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। पर मालदेव की सेना का नेतृत्व संभालते थे इस समय, एक का नाम था जैता और एक का नाम था कूपा। जैता कूपा को इसने आदेश किया कि कोई सूरवंश से शेरशाह सूरी है जिसने हमारे क्षेत्र में आक्रमण किया है। जैता कूपा दोनों सेना लेकर तैयार हो गए, पर इस मालदेव ने क्या किया कि सेना को 3 खेमों में बांट दिया। एक कुछ सेना मालदेव के साथ थी, कुछ सेना जैता के साथ थी और कुछ सेना कूपा के साथ थी। ऐसे 3 धड़ों में इसको बांट दिया। शेरशाह सूरी ने जब सेना देखी इनकी तो शेरशाह सूरी घबराने लगा, यार इतनी भीड़ है इनके साथ, तो मैं इनसे युद्ध पंगा तो ले लिया पर इसको अंतिम रूप दे पाऊंगा या नहीं, इसके भय व्याप्त होने लग गया। तब शेरशाह सूरी ने एक चालाकी कर दी। इसने क्या किया कि जैसे गिरी सुमेल के मैदान में एक पांडाल तो मालदेव का, एक जैता का और एक कूपा का,
इस शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में एक अभ्रांति पत्र छपवा दिया, A4 साइज के अभ्रांति पत्र में यह लिखवा दिया कि जैता और कूपा ने शेरशाह सूरी से कुछ धनराशि ले ली है और जैता कूपा इस गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ देंगे। ऐसे अभ्रांति पत्र जैता और कूपा के खेमे के आसपास, पंडाल के आसपास फेंकवा दिए। सैनिकों के हाथ लगे वो पत्र, तो पत्र पढ़ने के बाद मालदेव के पास ले गए वो, और उसमें लिखा था कि इन्होंने कुछ एवज में धनराशि ली है, तो इसके जो खेमे थे उनकी तलाशी लेने के आदेश दिए मालदेव ने। तो उन्होंने कुछ इनके खेमों में धनराशि भी रखवा दी थी शेरशाह सूरी ने। तो वो धनराशि मिली तो मालदेव श्योर हो गया कि ये तो मेरे साथ विश्वासघात करेंगे। मालदेव बिना जैता कूपा को बताए और अपनी सेना को आदेश कर देता है कि वापस चलो, कहाँ? मेहरानगढ़। लगभग आधी से ज्यादा सेना मालदेव के साथ वापस मेहरानगढ़ आ जाती है। सुबह गुड मॉर्निंग हुई। ये बात 4 जनवरी की थी भाई। ये गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ था। एक दिन पूर्व 4 जनवरी का यह घटनाक्रम था कि 4 जनवरी के दिन यह अभ्रांति पत्र पढ़ने के बाद मालदेव तो मेहरानगढ़ चला जाता है, पर जैता कूपा जब सुबह गुड मॉर्निंग होती है तो वहां देखता है कि यार सेना कम कैसे हो गई है, आधी से ज्यादा सेना कहां गई, राजा भी नहीं दिखाई दे रहे। सैनिकों से पूछा, जो सैनिक जैता कूपा में विश्वास रखते थे वो वहीं रुके रहे कि हम जैता कूपा से बात करके ही जाएंगे। तो जब सैनिकों से पूछा जैता कूपा ने, तो जैता कूपा को वह अभ्रांति पत्र थमा दिया उन्होंने कि महाराज तो वापस मेहरानगढ़ दुर्ग चले गए। पर यह अभ्रांति पत्र को देखकर दोनों इतने गुस्से में आ गए, इतने खजेला कुत्ता हुए ना, ऐसे खिंच गए ये दोनों कि हमने किया ही नहीं, और फिर भी हमारे ऊपर विलेम लगा दिया। और राजा ने मान भी लिया, सेना लेकर चला गया। सारे जो सैनिक थे उनके बीच इन्होंने कह दिया कि हम इस युद्ध को लड़ेंगे, ये तो हमारी इज्जत की सवाल आ गया। अगर हम भी वापस मेहरानगढ़ चले जाते तो ताजीवन ये कलंक हमारे माथे रहेगा कि हमने वहां पर घूस ले ली एक तरीके से। पर हम इस युद्ध को लड़ेंगे और जो हम में विश्वास करता है रुके, तो सेना रुक गई वहीं। अगले दिन 5 जनवरी के दिन युद्ध नगाड़ा बज गया। युद्ध भी नियम से होते थे, 10 से 5 मजदूर आता है, 10 से 5 ही युद्ध लड़ते थे। एक दूसरे आमने सामने युद्ध लड़ रहे तो तीसरा ऐसा नहीं कि उसमें दूसरे में घुस जाए। नियम से युद्ध लड़ते थे। 2 तलवार वाले युद्ध लड़ रहे तो वो तलवार वाले ही लड़ते रहते थे, ऐ नहीं तीसरा उनमें जाके घुस जाए। युद्ध भी एक नियम से होता था। इंटरवेल के टाइम इंटरवेल 5 बजते ही शंखनाद होता तो रुक जाता, शंखनाद होता तो शुरू हो जाता था। तो युद्ध ऐसे ही तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने चल जाते थे कि युद्ध। ऐसे थोड़ी है कि एक पत्थर फेंके वाड़ो, तलवार वाड़े में पत्थर फेंको, नहीं। पत्थर फेंके वाले अलग अलग होते थे, है ना, तलवार वाले अलग होते थे, भाले से लड़ने वाले अलग होते थे। जो अलग अलग युद्ध की नीतियां होती थी, नीतियों से युद्ध लड़े जाते थे उस समय। तब 4 जनवरी की यह घटनाक्रम के बाद 5 जनवरी को युद्ध स्टार्ट होता है। गिरी सुमेल का मैदान था। शेरशाह सूरी की मध्याह्न तक लगभग 70% सेना का खात्मा कर चुके थे जैता और कूपा। शेरशाह सूरी डर गया पूरी तरीके से कि अभी तो 1-2 ही बजे, शाम 5 बजे तक तो ये पूरी सेना और मुझे सबको मार देंगे। इतने भीषण युद्ध लड़ा इन जैता और कूपा ने। तब जैसे ही 3 बजे का टाइम आया, इसने शंखनाद करा दिया। किसने? शेरशाह सूरी ने। युद्ध विराम करा दिया। पूछा गया युद्ध विराम क्यों किया गया, तो मेरा नमाज पढ़ने का टाइम हो गया। ये चाह रहा था कि किसी तरीके से आज ये युद्ध 5 बज जाए, युद्ध का समय निकल जाए, कल तो लड़ने ही नहीं आऊंगा इनसे। पर हुआ क्या कि नमाज पढ़ना है, तो उन्होंने सोची 10-20 मिनट नमाज पढ़ेगा, पढ़ ले फिर मार देंगे तेरे को। तो नमाज पढ़ना स्टार्ट किया। 1 घंटा हो गया, नमाज ही खत्म नहीं हो रही उसकी। तो जाने 1 बार पढ़ी कि जाने 10 बार पढ़ दी, अब तक घुमाए जा रहा उस नमाज को। घुमा क्या रहा था? अल्लाह से यही अरदास कर रहा था कि अल्लाह आज बचा ले, कल से कतई नहीं भिड़ो इनसे आके।
आज किसी ना किसी तरीके से इज्जत बचा दे। अल्लाह ने सुन ली शेरशाह सूरी की। इसका एक सेनापति था जो कुछ सेनाबल लेकर शेरशाह सूरी के साथ आ जाता है अंतिम समय में। जैसे ही वो सेनाबल इसके साथ आई, इसको प्रबलता मिल गई, इसने दोबारा शंखनाद कराकर युद्ध स्टार्ट करा दिया और अंतिम समय में वो जैतार कूपा कमजोर पड़ जाते हैं और जैतार कूपा दोनों वीर गति को इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, प्राप्त। जैतार कूपा थे, ये दोनों मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं इस युद्ध के तहत। परंतु इस शेरशाह सूरी के अंदर इतना भय व्याप्त हो जाता है कि युद्ध जीतने के बाद सैनिक कह रहे थे कि महाराज हम युद्ध जीत गए, ये हो ही नहीं सकता, युद्ध हम जीत ही नहीं सकते। विश्वास नहीं हो रहा था शेरशाह सूरी को कि हम युद्ध जीत गए। सैनिकों ने जैतार कूपा की लाशें दिखाई कि ये दोनों ये पड़े, फिर भी ये कह रहा था चेक कर, ये खड़े हो सकते हैं अभी भी, इनको चेक करो, दोबारा खड़े हो सकते हैं। बड़े भीषण युद्ध लड़ा जैतार कूपा ने, परंतु वीर गति को प्राप्त हुए सर शेरशाह सूरी के अंदर ऐसा भय व्याप्त कर दिया कि इस गिरी सुमेल के मैदान से जब जीतकर शेरशाह सूरी जा रहा था तो दिल्ली तक चला गया, पर इसको विश्वास नहीं था कि हम जीत गए। ये होगा, मुझे अब भी विश्वास नहीं है कि हम जीत गए। तब ये जाते जाते इस युद्ध से रण क्षेत्र से निकलकर जा रहा था, तब इससे मुंह से ये शब्द निकल गए कि आज मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। मैं दिल्ली सल्तनत सूरवंश का शहंशाह, आज एक छोटी सी मुट्ठी भर बाजरे के बराबर मालदेव का मेहरानगढ़ दुर्ग की रियासत थी। आज अगर मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत दांव पे लग जाती, आज पूरे हिंदुस्तान का बादशाह का कलंक लग जाता कि आज एक हिंदुस्तान का बादशाह छोटी सी रियासत से हार कर आ गया। तो ये जाते जाते ये शब्द किसने कहे थे? तो शेरशाह सूरी ने, कि आज एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। वो इसी युद्ध में हुआ था। पर मालदेव अभी मेहरानगढ़ दुर्ग में ही थे। इसके बाद मालदेव का जो अगला आक्रमण होता है, अगला जो युद्ध हुआ, वो युद्ध हुआ अरमाना का युद्ध। आज अरमाना नामक स्थान जो पड़ता है, वो पड़ता है जोधपुर में। इस गिरी सुमेल के युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इसमें विजय किसकी हो गई? शेरशाह सूरी की। इसके बाद इनका हरमाना का युद्ध हुआ था। हरमाना आज जोधपुर में पड़ता है, हरमाना का युद्ध। और ये हरमाना का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ 1548 ईस्वी में। शासक कौन कौन थे? तो शासक थे इसमें, एक तरफ तो था मालदेव और दूसरी तरफ था उदय सिंह। मालदेव और उदय सिंह के मध्य हुआ और इसमें विजय किसकी हुई? मालदेव की। इसके बाद दिल्ली में मुगल वंश का राज आ जाता है। मुगल वंश के महान सम्राट कौन आ जाते हैं? अकबर। लगभग 1562 ईस्वी की बात थी। 1562 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था जैतारन का। जैतारन आज वर्तमान में कहां पड़ता है? पाली में। ये जैतारन का युद्ध हुआ था 1562 ईस्वी में। जो जैतारन का युद्ध हुआ उसमें एक तरफ तो अकबर था और दूसरी तरफ अकबर के साथ इसमें शासक कौन कौन थे? तो एक तरफ तो मालदेव और दूसरी तरफ कौन था? अकबर। अकबर और मालदेव दोनों के मध्य 1562 ईस्वी में जैतारन पाली में पड़ता है और इसका युद्ध होता है जैतारन के मैदान में। अकबर की सेना और मालदेव की सेना आमने सामने हो जाती है। 1562 में इस युद्ध का परिणाम क्या निकल के आया? कि परिणाम ये निकला था कि इसमें अकबर की क्या होती है? विजय। अकबर की तो विजय होती है और इस युद्ध में यह मालदेव मारा जाता है। मालदेव की मृत्यु हो जाती है। 1562 में जब जैतारन के युद्ध में मालदेव की मृत्यु हुई और उमादेव को समाचार मिले, उमादेव को खूब बुलाया था, जीवित रहा तब तक मालदेव ने कई बार प्रयास किए कि उमादेव वापस मेहरानगढ़ मारवाड़ आ जाए। परंतु ये उमादेव जब एक दो बार आने का भी प्रयास किया था, इसने राजी हो गई थी, परंतु और जो रानियां थी ना,
वो जानती थी कि अगर उमादे मारवाड़ में मेहरानगढ़ दुर्ग में आ गई तो अपना पत्ता साफ है, घास भी नहीं डालेगा मालदेव। इसलिए और रानियां जब भी इसने आने का प्रयास किया तो इसको याद दिला देती कि तेरे साथ तो क्या किया था, तेरे साथ तो ऐसा घटनाक्रम हुआ जो किसी लेडीज के साथ आज तक हुआ ही नहीं। इसलिए अगर ना ग्वालियर तो कभी आना ही मत। इसलिए उसको बार बार उन घावों को ताजा कर देते थे, इसलिए इनको कभी मारवाड़ में वापस आई नहीं। पर जब मालदेव की 1562 में जैतारन के युद्ध में अकबर के हाथों मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के समाचार सुनकर उमादे से नीरा आ जाता और उमादे तारागढ़ दुर्ग में रहती थी, इसलिए उस दुर्ग को आज रूठी रानी का महल बोलते हैं। अजमेर के अंदर, अजमेर में ताजीवन निकाल दिया इसने इस रूठी रानी के महल से। ये रूठी रानी उमादे अपने पति के मृत्यु के समाचार सुनकर रुका नहीं गया, सीधा मारवाड़ पहुंचती है। जब मारवाड़ में पहुंची तब तक मालदेव का दाह संस्कार कर दिया गया था। महल के अंदर राज सिंहासन पर मालदेव की पगड़ी रखी थी, उस पगड़ी को लेकर रानी उमादे जो थी उसी मालदेव की चिता में जाकर क्या हो गई, सती। और 1562 में राम मालदेव का यही लीला क्या हो जाती है, समाप्त। मालदेव जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो अगला मारवाड़ में इस मेहरानगढ़ दुर्ग का स्वामी बनेगा, वो था रावचंद्र सेन। जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप था, सेम मारवाड़ में रावचंद्र सेन थे। जो प्रताप ने किया वो सारे काम प्रताप से पहले रावचंद्र सेन कर चुका था, परंतु साहित्यकार उसके लिए लिखना भूल गए। अगर साहित्यकारों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर महाराणा प्रताप के लिए लिखा है, अगर वो रावचंद्र सेन के लिए लिख दिया होता तो आज हर इंसान के, आज भारत में हर जवान के, हर इंसान के जवान पर जब वीरता की बात आए तो महाराणा प्रताप का नाम आता है, महाराणा प्रताप के जगह रावचंद्र सेन का नाम आता। सेम जो काम महाराणा प्रताप ने किया जीवित रहते हुए, कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, सेम जीवित रहते हुए कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार रावचंद्र सेन ने भी नहीं की थी। पर लिखने वालों की क्या मेहर थी कि जिसके लिए लिखा गया वो आज बिका। अरे जो दिखता है वो मार्केट में बिकता है, जिसको दिखाया ही नहीं गया वो कैसे बिकेगा। तो मारवाड़ में रावचंद्र सेन को कभी इतना साहित्यकारों ने लिखा नहीं, इसलिए वो पर्याय पीछे है, पर प्रताप का अग्रज कहलाता है। मारवाड़ का प्रताप कहलाता है, भूला बिसरा राजा कहलाता है, जिसको भूल गए साहित्यकार लिखना। विस्मृत नायक, जिसको स्मृति, नायक तो हीरो तो वो भी था, पर उसको विस्मृत नायक स्मृति में नहीं रखा। नहीं तो आज महाराणा प्रताप के स्थान पर किसका नाम ले रहे होते, रावचंद्र सेन। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे यही रावचंद्र सेन पर चर्चा करेंगे और आपका मारवाड़ का पार्ट लगभग हम कंप्लीट की ओर चले जाएंगे। शायद अपेक्षा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।